हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम 12th बिजनेस स्टडी की प्रैक्टिस की किस तरीके से हम अपने बोर्ड की प्रैक्टिस करें, इनसे रिलेटेड कई स्टूडेंट्स के मेरे पास चैनल पर ही मैसेज आ रहे थे। तो मैंने आज एक वीडियो बनाई है। ये वीडियो जो है हमारे एक प्रैक्टिस पेपर से रिलेटेड है। प्रैक्टिस के पेपर का मतलब है कि हम इस वीडियो के थ्रू ये नहीं सीखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करें, हम ये सीखेंगे कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें पेपर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए पेपर में उसको अटेम्प्ट करना है कि किस तरीके से हम अपनी टाइम मैनेजमेंट करें सो दैट हम पेपर को ईजिली और अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो एक पेपर भी हो जाएगा जो CBSE का 2019 का सैम्पल पेपर था, ये वो पेपर है। और इस पेपर के बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन पॉइंट को आप जब रीडिंग करें क्वेश्चन की तो आप किन किन पॉइंट को याद रखें और उसके बेस पे आप किस तरीके से अपने पेपर को टाइमली पूरा कर सकते हैं। कितना टाइम किसके लिए देना चाहिए वो भी हम इसमें प्रैक्टिकली सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकली पेपर को करेंगे। तो अभी ये जो मेरी ये वीडियो है इस प्रैक्टिस पेपर के ऊपर, ये दो पार्ट में आपके सामने है। पहला पार्ट ये है जिसको अभी हम कर रहे हैं, जिसमें हम 1 मार्क और 3 मार्क हम यहाँ पर 1 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और पार्ट सेकंड जो हमारा होगा उसके अंदर 4 और 6 मार्क्स की होगी, वो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने होगा। तो इस पूरे पेपर को जो 80 मार्क्स का है वो मैंने 2 वीडियो में डिवाइड किया है सो दैट आप ईजिली इसको समझ सकें और ज़्यादा लंबे समय तक एक ही वीडियो में ना रहें। तो शुरू करते हैं आज पार्ट फर्स्ट। इसका पार्ट फर्स्ट हमें 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए है। तो देखिए इस तरीके से पेपर था। ये पेपर CBSE सैम्पल पेपर है 2019 जिसको मैंने अभी लिया है आपके सामने। ये CBSE का सैम्पल पेपर है। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट या प्रबंधन क्या है। देखिए वीडियो मेरी दोनों लैंग्वेज में होगी, हिंदी एज वेल इंग्लिश। तो दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट जो हैं हमारे, उनके लिए ये यूज़फुल वीडियो रहेगी। तो पहला क्वेश्चन सिर्फ हमसे ये पूछता है कि प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट क्या है। तो हमने पढ़ा था कि प्रबंध कुछ हद तक साइंस भी है, बहुत हद तक आर्ट है। तो अगर ये दोनों हैं तो ऑब्वियसली है, मैं साइंस अकेले को टिक नहीं लगा सकता, आर्ट अकेले को टिक नहीं लगा सकता, नाइदर नहीं हो सकता क्योंकि है। तो ऑब्वियसली मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है C। तो अगर इसका आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर है C। तो मैंने आंसर को अलग से एक रेड मार्क में आपके सामने रखा है सो दैट आप इजीली समझ पाएँ उसको कि इसका आंसर क्या है। तो पहले का आंसर क्या हुआ हमारा, मैनेजमेंट। तो आपको ये समझना है कि जो 4 ऑप्शन आपके पास है उसमें से क्या अलग है, क्योंकि जो ढूंढना है उस पर जाना है। तो जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि मैनेजमेंट क्या होती है हम आंसर नहीं दे पाएंगे। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पूरी बिजनेस स्टडी की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अभी तो हम रिवीजन कर रहे हैं सो दैट हम समझ पाएँ कि हम पेपर में 80 में से मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला पाएँ। ठीक है, तो अभी हम समझ चुके थे कि बोथ साइंस एंड आर्ट दोनों होती है मैनेजमेंट, इसलिए हमने इस पर टिक मार्क किया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की लेंथ अगर आप देखो तो 1 मार्क के हिसाब से बहुत लंबी है। पिछला क्वेश्चन देखें तो यहाँ आपको, मुझे लगता है जिसको कंसेप्ट क्लियर है वो 30 सेकंड के अंदर इसको पूरा कर लेगा। ठीक है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में। तो यहाँ सिर्फ 30 सेकंड लग रहे हैं, पर टाइम मैनेजमेंट देखें कि यहाँ आपको हो सकता है कि 1 मिनट सिर्फ रीड करने में लगे, फिर उस कंसेप्ट को समझने में लगे। तो हो सकता है कि यहाँ आप 1.3 मिनट दें। एवरेज अगर आप निकालोगे तो 1 मार्क के लिए, हर मार्क के लिए मेरे पास अगर वैसे सोचा जाए तो 2 मिनट है। अब मुझे उसको देखना है कि कहाँ मुझे उसको किस तरीके से एवरेज करना है। बच्चों ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं यही टाइम मैनेजमेंट आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पेपर को पूरा टाइमली पूरा कर पाएँ और अपना प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर पाएँ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। कह रहा है कि द परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स मैनेजर, 3 अलग अलग मैनेजर हैं, एक परचेज, एक प्रोडक्शन एंड सेल्स मैनेजर, शारदा लिमिटेड की बात हो रही है। ए फर्म मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट आर जनरली एट ए कन्फ्लिक्ट। उनके बीच में मतभेद है। आमतौर पर संघर्ष को हम मतभेद यहाँ पर कहते हैं कि उनके जो क्या कहते हैं विचार हैं वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। एज दे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव, सबके अपने ऑब्जेक्टिव हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसलिए वो अभी ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, क्लैश हो रहे हैं, क्योंकि सबके अपने अपने उद्देश्य हैं।
अगर यहाँ से हम इतना ही समझें तो मुझे तो समझ आ चुका है, आप थोड़ा और पढ़िए तो आ जाएगा। यूजुअली ईच थिंक दैट ओनली दे आर क्वालिफाइड टू एवेल्युएट, जज एंड डिसाइड ऑन एनी मैटर। वो समझते हैं कि मैं ही एक इतना इंटेलिजेंट हूँ या मैं ही इस पोजीशन में हूँ कि मैं ही सही मूल्यांकन कर सकता हूँ, सही न्याय कर सकता हूँ, सही निर्णय ले सकता हूँ। दूसरे जो हैं वो उस लायक नहीं है या वो डिसीजन नहीं ले सकते जो मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ तक तो हमसे उन्होंने एक पैराग्राफ दिया था, एक सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट की थी। अब वो हमसे पूछना चाहते हैं कि वो कंसेप्ट बताओ, वो अवधारणा बताओ जो यहाँ पर सीईओ जो है उस कंपनी के मिस्टर रमन उसको फॉलो करनी चाहिए, सो दैट उनके बीच में जो है आपस में जो ये अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानने की जो फीलिंग है उसको कम किया जा सके और कंपनी के ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा सके। तो ऑब्वियसली ये सबका उद्देश्य क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव। तो यहीं से आप समझ गए या समझ जाना चाहिए आपको कि कहाँ ये कंसेप्ट लेके जा रहे हैं। ये हमें कोऑर्डिनेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, समन्वय की उनके बीच में कमी है। वो सब वेल क्वालिफाइड लोग हैं बट एक दूसरे के साथ अभी एक दूसरे से एडजस्ट नहीं हो पा रहे, एक दूसरे के अपने अपने ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं ना अभी तक। अभी उन्होंने फर्म के ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं सोचा, दैट्स मीन्स अभी कोऑर्डिनेशन जो नहीं है। तो मिस्टर सीईओ जो हैं रमन, उनको क्या लाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन। तो इसका आंसर क्या है, कोऑर्डिनेशन। तो इस तरीके से हमें आंसर देने हैं, हमें समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन पे चलें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर में आ गया और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। क्या नहीं है, क्या है वो नहीं पूछ रहे, वो हमसे पूछ रहे हैं क्या नहीं है। तो पहला पॉइंट लिखा कि एप्लीकेबल ओनली इन लार्ज फर्म फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, फ्लेक्सिबल, कॉन्टीजेंट। तो आप दो चीज़ें तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये भी होता है, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से बनता है, फ्लेक्सिबल भी है। कन्फ्यूज़न जो आनी है वो इसमें और इसमें आनी है। तो अभी इसको ना देखकर अगर मैं इसको देखूं तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या सिर्फ लार्ज फर्म पर ही एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो हमें आंसर मिलेगा नहीं, नहीं और नहीं हमसे पूछा है। दैट्स मीन्स इसका आंसर क्या है, पहला, या कहें कि एप्लीकेबल ओनली इन लार्ज फर्म, ये गलत है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर लेवल या हर तरह की फर्म पर एप्लीकेबल होते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, मुश्किल से 30 सेकंड, तो वही हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश इज कंसीडर्ड एज मेजर एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। फिर एनवायरनमेंट के ही चैप्टर में है, आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से बताइए कि कौन सा मेजर एलिमेंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का। एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, बस यहीं से हमें पता चल जाता है कि यही वाली बात है। प्लान्ड आउटले इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वर्कफोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। यहाँ तो ऑर्डर आ गया, लीगल हो जाता है अपने आप ही। एक्सपेक्टेशन वर्कफोर्स से क्या है, उससे कोई संबंध नहीं पॉलिटिकल का। प्लान्ड आउटले इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये भी जो है पॉलिटिकली जो है इम्पेक्टेड नहीं है। तो आंसर क्या है, पहले वाला कि गवर्नमेंट का क्या इंटरवेंशन रहेगा जब बिजनेस की बात आती है। तो बस तो यही हमें छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। पहले आप ये देखिए कि क्या नहीं है, कि मतलब क्या है, एक तरीके से अगर हम कहें तो ये हमें दो आंसर देने होते हैं। अगर नेगेटिव है तो क्या है उनको अलग कर दीजिए, और अगर पॉजिटिव है तो क्या नहीं हो सकता उसको अलग कर दीजिए, ये हमें समझना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पांचवें। तो पांचवा क्वेश्चन हमें कहता है कि वो स्टेप बताओ प्रोसेस का प्लानिंग की। तो प्लानिंग की पूरी प्रोसेस आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर वो आपके दिमाग में आ जाएगी तो आप इजीली पहचान पाएंगे कि रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होता है। रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होता है, अगर हम इसका आंसर ढूंढने लगे तो हम जब उस पूरी प्रोसेस में जाते हैं प्लानिंग की, तो हमें मिलता है कि प्लानिंग करने के बाद हमें जो है प्रेमिसेस डेवलप करनी है, फिर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन चुनने हैं, उसके बाद उसमें से सिलेक्शन करना है। तो इस तरीके से प्रोसेस जो है लास्ट तक जाती है, जहाँ पर हम फॉलोअप पर जाते हैं। तो उस बेस पर हम देखें तो जहाँ से रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग शुरू होती है वो है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। जब हम सिलेक्शन करते हैं, जब हम डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, उससे पहले सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। तो डिसीजन कहाँ शुरू हुआ, जब हमने सिलेक्शन करने का विकल्प लिया या चयन उसका किया। तो ये प्रोसेस के उस पॉइंट को, एक प्रोसेस का एक
किसी भी प्रोसेस का एक चरण आपके सामने लिख दिया जाता है और उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो पूरी प्रोसेस आपके दिमाग में होनी चाहिए, जब भी आप इस काम को कर पाएंगे। 6 क्वेश्चन हमें कहता है कि डैश गिव द शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर कौन बनाता है? अपने आप ही सोचिए, क्या डेलीगेशन स्ट्रक्चर बनाती है? क्या रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रक्चर बनाता है? क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्ट्रक्चर बनाता है? क्या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाता है? तो आपके इसके आंसर में आपको मिलेगा कि स्ट्रक्चर जो है, संगठन को संरचना जो दी जाती है वो दी जाती है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू। तो आपको इस तरीके से अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है सबसे पहले, जब आप इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन फिर थोड़ा सा लेंथी था, तो फिर थोड़ा समय चाहिए आपको। एस्ट्रा बिल्डर हैज टू डिलीवर द फ्लैट टू इट्स बायर ऑन टाइम, ड्यू टू दिस देयर इज ए सडन रश ऑफ वर्क। काम की जरूरत है उसको, कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वर्कर वो लगाएंगे शॉर्ट नोटिस पर। अब शॉर्ट नोटिस का मतलब है जल्दी उनको वर्कर चाहिए। तो अगर आप इनमें से देखें, अब जो ये हमें सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का चैप्टर है, ये मतलब कि स्टाफिंग में पहुंच गए हैं। तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में देखें तो एडवर्टीजमेंट अगर आप दोगे तो लंबा समय खींचेगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू भी नाम रिकमेंड करवाओगे तो भी थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए, और आपको तो काम जल्दी करना है। एम्प्लॉय रिकमेंडेशन एक ऑप्शन हो सकता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी एक ऑप्शन हो सकता है। एम्प्लॉय रिकमेंडेशन की एक प्रॉब्लम है कि यहाँ आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयज़ की। हाँ, समय कम है तो हो सकता है, बट अगर हम क्वालिटी चाहते हैं तो हमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जाना चाहिए, जहाँ पर हम कैजुअल कॉलर के रूप में भी क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को लगाते हैं। तो सबसे आसान तरीका ज़्यादा लोगों में से सिलेक्ट करने का वो है कैजुअल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और उसके अंदर कैजुअल कॉलर। तो अभी हमें कैजुअल कॉलर ऑप्शन नहीं था, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये इसका इस तरीके से आंसर देना था, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को पहचानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो उसमें कहा गया कि SCT सर्विसेज है और उसके CEO हैं रंजन गोपीनाथ। कंपनसेशन इंक्लूड सैलरी, वो बता रहे हैं कि सैलरी कंपनसेशन में क्या होता है, सैलरी आती है, कमीशन आती है, अदर अलाउंसेस आते हैं। द कंपनी आल्सो पे फॉर हिज इंश्योरेंस एंड वैकेशन। तो कंपनी क्या कर रही है, इंश्योरेंस और वैकेशन के लिए भी पेमेंट कर रहे हैं। ये तो डायरेक्ट कंपनसेशन या सैलरी के अंदर आ गया। अब हमें पहचानना है कि इनडायरेक्ट पेमेंट जो की गई है कंपनी के द्वारा, इतने सारे जो ऊपर नाम लिखे, सैलरी दी गई, कमीशन दी गई, अदर अलाउंस दी गई और इंश्योरेंस एंड वैकेशन दी गई, तो इसमें से इनडायरेक्ट पेमेंट कौन सी है? तो आप पाओगे कि इसके अंदर जो इनडायरेक्ट पेमेंट है वो है एम्प्लॉयर जो इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट पेमेंट है। तो इस तरीके से अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली पहचान सकते हैं। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन में मैंने स्टार लगा रखा है, इसका मतलब ये CBSE के सैंपल पेपर का तो क्वेश्चन है, पर ये इस साल हमारे कोर्स से बाहर है, क्योंकि बैरियर कम्युनिकेशन के हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ना तो पढ़ रहा और ना ही आपको बता रहा कि बैरियर कौन से हैं। हाँ, आंसर मेरे पास है, पर मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने अभी डिस्कस नहीं करना चाहता। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जहां पर MR सारथी हैं, एक एक्स चेयरमैन है स्वदेश लिमिटेड के। उन्हें बिल्ट अप हिज सक्सेसर बिफोर रिटायरिंग, तो वो रिटायर होने से पहले अपने नए उत्तराधिकारी को निर्माण करना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो भी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया, और मिस्टर शरवण को उसके पास ये पोटेंशियल है कि वो एक अच्छा लोगों को बिहेवियर को चेंज कर सकता है। तो वो उन्होंने अपना सक्सेसर ढूंढा और उसको उस हिसाब से ट्रेनिंग देने लगे। तो हमसे सिर्फ अभी ये पूछा जा रहा है कि वो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बताओ जो मिस्टर सारथी ने चूज किया शरवण को अपना सक्सेसर बनाने का। तो उसके अंदर क्या क्वालिटी देखी, आपको अपने आप ही पता चल रहा है कौन सी क्वालिटी है, लीडरशिप की। ठीक है, क्योंकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इस वजह से उनका चुनाव किया गया था। तो इसका आंसर है लीडरशिप। आप इजीली पहचान सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी आपको। टाइम भी ऐसे क्वेश्चंस में आपको उससे कम लगेगा जो बाकी क्वेश्चन में लगता है। जैसे यहाँ फिर थोड़ा लंबा है तो आपको ज़्यादा समय लग सकता है। An important project at AMB consultant is running behind the schedule by month। एक महीने से पीछे चल रहे हैं हम अपने काम में। This has upset their client and might affect the reputation of the company in long run। तो उस वजह से वो क्लाइंट अपसेट है और वो लंबे समय में उनको परेशानी दे सकते हैं।
नो मैनेजरियल एक्शन लाइक असाइनिंग मोर वर्कर, इक्विपमेंट और गिविंग ओवर टाइम हैज़ बीन एबल टू सोल्व द प्रॉब्लम। उन्होंने जो भी चीज़ यूज़ की, ज़्यादा लोग लगाए, उपकरण लाए, ओवर टाइम लगाए, उनसे वो समस्या अभी तक हल नहीं हुई। What managerial action may now be taken by the company to avoid such situation arising in future? भविष्य में ऐसी सिचुएशन ना आए तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? तो देखिए हमारे पास ऑप्शन दिए कि रिवाइज करें वो अपने शेड्यूल को, एडिशनल वर्कर और इक्विपमेंट लगाएं, परमिशन ले ओवर टाइम के लिए, या बोथ बी एंड सी करें। तो ये कोई काम तो अगर आप देखोगे ना, ये दोनों काम ये तो ऑलरेडी वो कर चुके हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। दैट्स मीन्स प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि उन्होंने शेड्यूल प्रॉपर वे में नहीं बनाया था, तो उन्हें अपना दोबारा से शेड्यूल बनाना है। उस शेड्यूल के थ्रू ही अब वो उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं और फ्यूचर में भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाए सो दैट टाइम जो है समय पर पूरा हो सके। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। तो वो ये कहता है कि न्यू एंड मॉडर्न प्लांट लगाना है अपग्रेड करने के लिए, तो कौन सा डिसीजन लेना है? तो आपको देखिए जब भी आपको यहाँ क्या बोला गया कि आपको क्या करना है, एक नया प्लांट लगाना है, तो डिसीजन हमारे होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, डिविडेंड डिसीजन होता है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है। वर्किंग कैपिटल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये छोटे समय के लिए होता है और ज़्यादातर हमारे ऑपरेशन से संबंधित होता है, तो ये तो अपने ऑपरेशन के ऑपरेटिंग लेवल का पार्ट नहीं है, तो ये नहीं होगा। डिविडेंड शेयर होल्डर से संबंधित होता है, तो वो भी डिसीजन यहाँ नहीं है, तो ये दोनों क्रॉस हो गए। अब क्या बचे मेरे पास? 2। तो मुझे मैं कम से कम 2 पर तो अपने आप को सीमित कर सकता हूँ। अब इन दोनों में से क्या होगा? अब आप अपने आप सोचिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या होता है? एसेट को परचेज करना। तो ऑब्वियसली है, आप यहाँ से ही ये समझ जाएंगे कि अगर वो प्लांट खरीदना चाहते हैं नया, तो उनको कौन सा डिसीजन लेना है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो आप इजीली समझ सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है उस पर्टिकुलर टॉपिक का। सारा ये सिलेबस, ये क्या एक सैम्पल पेपर के रूप में आपके सामने रखने के लिए इसलिए ज़रूरी था इस तरीके से पेपर को, सो दैट आप किसी एक चैप्टर की अगर मैं रिवीजन कराऊंगा तो आपको पता है कि आपको उसी चैप्टर के बीच में रहना है। क्वेश्चन जो भी कहेगा वो प्लानिंग का है तो प्लानिंग में ही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे बोर्ड में पेपर दो उस तरीके से आप अपने कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। हाँ, जहाँ आपको डाउट है जिस कंसेप्ट को, वो कंसेप्ट आप जाकर वीडियो से, अपनी जो बुक्स हैं उनसे वो समझ सकते हैं और दोबारा से ट्राई कर सकते हैं किसी भी पेपर को। पर आप पेपर कीजिए पूरा 80 मार्क्स का, जहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिले और डिफरेंट चैप्टर से मिले, जब ही आपको कंफर्म होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसके थ्रू आप अगर अपनी रिवीजन करेंगे तो बहुत इजीली आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब कहा कि एबीसी लिमिटेड एक डेप्ट इक्विटी रेशियो उसकी 3:1 है। देखिए आपको हायर साइड में मिल रही है, डेप्ट ज़्यादा है, इक्विटी कम है। एक XYZ है जिसकी डेप्ट इक्विटी रेशियो 1:1 है, तो आपको पता है कि ये आइडियल रेशियो होती है, तो आपको पता है कि यहाँ पर कौन एडवांटेजियस पोजीशन में है। नेम द एडवांटेज ऑफ एबीसी लिमिटेड विल हैव ओवर XYZ, पर ये उल्टा हमसे पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड के पास क्या एडवांटेज है जो XYZ के पास नहीं है। XYZ के पास जितना डेप्ट है उतनी ही इक्विटी है, डेप्ट एबीसी के पास डेप्ट जितनी है उससे इक्विटी 1/3 है। ठीक है, तो आगे बोला क्या कि व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर होगी तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी कब ज़्यादा होगी? तो ऑब्वियसली है, अगर रिटर्न की इंटरेस्ट की रेट डाउन होगी तो यहाँ आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा और आपकी इक्विटी के पास ROI ज़्यादा होगी। यहाँ क्या है? बराबर है, इसका मतलब आपकी डेप्ट ज़्यादा है, मतलब डेप्ट मतलब इक्विटी और डेप्ट दोनों बराबर है। यहाँ दोनों 50-50 है। यहाँ क्या है? ये 50 है, तो ये कितना है? 1.5 लाख। ठीक है, तो 1.5 लाख पर अगर इंटरेस्ट कम हो तो क्या होगा, या वो क्या कर रहे हैं, कौन सी एडवांटेज है? तो लो कॉस्ट ऑन इक्विटी है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, लो रिस्क है। तो ये एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था जब हम अपनी बुक जब अपने कंसेप्ट को सीख रहे थे कि लोग क्या करते हैं, अपनी इक्विटी पर काम नहीं करते, खुद के पैसे पर काम नहीं करते, वो डेप्ट पर ज़्यादा काम करते हैं। तो एबीसी लिमिटेड के पास क्या, यही तो ऑप्शन है कि वो किस पर कर रहे हैं ट्रेडिंग, इक्विटी पर। तो कंसेप्ट जो हमसे पूछा गया था वो था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इस एक एग्जाम्पल के थ्रू जहां पर डेप्ट ज़्यादा है और इक्विटी क्या है, कम है। यहां पर ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझनी है। अब
क्वेश्चन नंबर 14 आता है। कंसेप्ट के लिए आपके वीडियो बहुत सारी मेरी अवेलेबल हैं इस चैनल पर, दोनों लैंग्वेज में, साथ ही साथ आपके पास आपकी बुक भी है। आप पहले कंसेप्ट जरूर सीख लीजिएगा। जैसे जैसे लंबा क्वेश्चन हो ना, तो आप पहले ये पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। फिर आपसे कोई कंसेप्ट पूछा गया है जो विक्रांत फादर ने फॉलो किया है, और फिर कौन से फाइनेंशियल डिसीजन के साथ लिंक विच फाइनेंशियल डिसीजन विद इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो फिर हमें उस लिंक करना है फाइनेंशियल डिसीजन को इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। अब हुआ क्या है, अब ये समझते हैं। विक्रांत जॉइन्स हिज फादर बिजनेस ऑफ ऑर्गेनिक मसालास नियर कोटगार इन हिमाचल आफ्टर कंप्लीटिंग MBA करके आए, वो अपने फादर के बिजनेस में लग गए। इन ऑर्डर टू कैप्चर द मेजर शेयर ऑफ द मार्केट ही डिसाइडेड टू सेल द प्रोडक्ट इन स्मॉल अट्रैक्टिव पैकेज बाय यूजिंग लेटेस्ट पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। तो सेल को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने ये प्रोसेस को अपनाया कि उन्होंने अपनी पैकेजिंग को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया। पर उसके फादर ने उन्हें कहा कि आप हायर फाइनेंशियल कंसल्टेंट रखें। हायर का मतलब होता है कि उनको आप रखें नौकरी पर, उनसे ये एस्टिमेट करवाएं कि कितना फंड हमें ज़रूरत है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी फॉर द पर्पस ऑफ एंड टाइमिंग व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड। तो उसके फादर ने ये सजेस्ट किया कि आप क्या कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट अपॉइंट कीजिए जो एस्टिमेट करेगा कि कितने फंड की रिक्वायरमेंट हमें है और कब है और क्यों है। तो वो यही बताना चाहते हैं कि वो कंसेप्ट पहचानो यहाँ से, जो विक्रांत के फादर अडॉप्ट करने को कह रहे हैं। किसको? विक्रांत को। तो देखिए, डिविडेंड डिसीजन मुझे नहीं लगता यहाँ पर कहीं से भी है, ठीक है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग, तो प्लानिंग तो ऑब्वियसली हो चुकी है, अब तो हम उससे आगे, क्योंकि डिसीजन की बात है तो प्लानिंग तो हो नहीं सकता। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेब्ट और इक्विटी के बीच की रेशियो को डिसाइड करना, वो भी यहाँ पर हमें कहीं नहीं कहा गया है। तो घूम फिरकर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है फाइनेंसिंग डिसीजन, फंड कहाँ से एकत्र हो। तो उन्होंने लिखा भी था, देखिए आप पढ़ोगे तो वो एस्टिमेट क्या करना था उनको, फंड की। तो इस लाइन से हमें पता चला कि कंसेप्ट कौन सा हमें कहाँ लेकर जा रहा है। तो उस लाइन को आपको पहचानना है, जब ही आप ये समझ पाएंगे कि आपको क्या कहना है। आवश्यक धन की मात्रा, तो वो बताता है कि वित्त पोषण निर्णय की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, फिर थोड़ा लेंथी है, समय लगेगा पढ़ने में, पर आप इजीली कर पाओगे। सेबी के जो फंक्शंस हैं उसके बारे में बात की जा रही है कि कौन से फंक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है। आपको सबका पता है, रेगुलेटरी का मतलब उनके ऊपर नियम अप्लीकेबल करना, प्रोटेक्टिव का मतलब उनको प्रोटेक्ट करना, डेवलपमेंट का मतलब उनको आगे की भविष्य के लिए तैयार करना। अब देखिए, राघव फ्रेंड है, रमन वर्क एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सॉल्यूशन लिमिटेड। रमन इन a meeting with the board of director of the company came to know that firm would soon declaring a bonus issue which would result in increase the price of the share, ठीक है। Considering this, Raman advised Raghav to purchase the share of Solution Limited, who acted on his advice and bought the share before time। तो उसने शेयर पहले ही खरीद लिए प्राइस बढ़ने से पहले। तो यहाँ वो क्या बताना चाहते हैं कि सेबी, विच फंक्शन ऑफ सेबी कैन कंट्रोल सच मेल प्रैक्टिस। अब क्योंकि वो उसी की कंपनी थी और ये होने वाला था, उनको पता था, तो ऐसी मल प्रैक्टिस ना हो पाए इसके लिए सेबी ने क्या कर रखा है, क्या करती है सेबी, प्रोटेक्ट करती है उन इन्वेस्टर को जिनको ये अवेयरनेस नहीं होती है ऐसी मल प्रैक्टिस की। तो सेबी इसके लिए क्या करती है, प्रोटेक्टिव फंक्शन अपनाती है और ये ऐसे काम को बैन होता है। एम्प्लॉई जिनको ये नॉलेज होती है वो उसमें शेयर को या बोनस को वो इस तरीके से डिसीजन वो ओपन नहीं कर सकते कि जिससे मैनिपुलेशन हो सके शेयर के प्राइस का। तो इसलिए प्रोटेक्टिव फंक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है कि ऐसी मल प्रैक्टिस ना हो पाए, इसके लिए सेबी क्या करती है, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन को अपनाती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन डन टू रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द एसेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब ऑब्वियसली ये सारी बात प्रोडक्शन की बात की जा रही है बार बार। तो इनमें से अगर आप कंसेप्ट ढूंढोगे तो एक ही कंसेप्ट आपको मिलेगा, वो है प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन की ही यहाँ पर बात की जा रही है। प्रोडक्ट होता तो ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग इनकी बात होती, सेलिंग होता तो फिर उसमें प्रमोशन वगैरह वो सब आता, मार्केटिंग तो होल होती है, पूरी ही मार्केटिंग होती है। तो अभी सिर्फ बार बार प्रोडक्शन की बात की जा रही थी, तो आंसर क्या है, प्रोडक्शन। नेक्स्ट 17 पर चलते हैं। सौम्या ने ये डिसाइड किया कि वो बिजनेस ऑफ सेलिंग ड्रेस मटेरियल फ्रॉम हर हाउस, उसने ये बिजनेस सोचा कि मैं ये बिजनेस करूंगी।
सी डिड वेरियस ऑनलाइन सर्वे टू फाइंड अबाउट द प्रेफरेंस ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। उसने ये देखा कि कस्टमर क्या चाहते हैं, उनका ऑनलाइन सर्वेक्षण उसने किया। बेस्ड ऑन दिस, जब उसने सब कुछ कर लिया वो सर्वे, सी प्रिपेयर ए डिटेल एनालिसिस ऑफ द बिजनेस। उसने अपना पूरा खाका तैयार किया कि किस तरीके से वो बिजनेस को करना चाहते हैं। सी देन मेड इंपॉर्टेंट डिसीजन इंक्लूडिंग डिसाइडिंग अबाउट द फीचर, क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग। देखिए ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं ना, और फिर वो आपसे कोई पूछे कि मार्केटिंग मिक्स के किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही जगह पर आती हैं और वो आती हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो आपको कितना ही लंबा घुमा ले, आंसर यहीं पर था। तो लिखा बहुत कुछ है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, पर आपका आंसर कहाँ से निकल कर आता है, यहाँ से। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, इनको आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा पेपर में, फिर आप आंसर इजीली दे पाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमें कहता है कि टोमेटो फूड लिमिटेड, ए फूड डिलीवरी सर्विस ऐप, हैज़ रिसेंटली फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर द टेम्परिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट बाय देयर डिलीवरी बॉय। वो काट तोड़कर उसमें से जो है मटेरियल निकाल लेते थे, खा लेते थे, तो ये सब उसको पता चला। तो उन्होंने डिसाइड किया कि होलोग्राम सील उस पर लगवाएंगे। अब देखिए ये जो डिसीजन है ना, यही हमसे पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, विच कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो जब होलोग्राम सील वो लगा रहे हैं तो किसकी बात हो रही है, आप अपने आप सोचिए। ब्रांडिंग की हो रही है, प्रोडक्ट की हो रही है, पैकेजिंग की हो रही है, लेबलिंग की हो रही है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर तो चले गए। अब प्रोडक्ट के अंदर अगर आप चले गए हो तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि वो इस समय क्या कर रहे हैं, लेबलिंग की बात कर रहे हैं, कि जिससे किसी भी प्रकार की क्या ना हो पाए, ये ना हो सके। तो इसलिए वो अपनी कंपनी का लेबल उस सील पर लगा रहे हैं, सो दैट वो अगर टेम्पर्ड है तो कोई भी उसकी डिलीवरी ना ले। तो कहाँ बात लेके गए थे, वो लेबलिंग की तरफ। आप इजीली इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 19 है, 20 भी इसी पेज पर है, आपको अभी 19 देखना है। असर्टिंग वन सेल्फ टू इंश्योर दैट वन गेट फेयर डील। आप यह सुनिश्चित करें कि आपको उचित सौदा मिले, ये उपभोक्ता के किस अधिकार को, ये एक राइट कंज्यूमर की है या नहीं है, ये पूछना चाहते हैं। तो बताइए क्या आप ऐसा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को उचित सौदा मिले, यह सुनिश्चित करना उपभोक्ता का अधिकार है। तो एंश्योर वन गेट फेयर डील, या अगर आप देखो तो अधिकार में आपने ये नहीं पढ़ा कहीं पर भी। अधिकार ये नहीं है, अधिकार सूचना का अधिकार है, अधिकार कंपनसेशन का अधिकार है, ठीक है। तो फेयर डील के लिए कोई अधिकार आपको नहीं दिया गया, वो आपका खुद का डिसीजन होता है। तो ये अगर मैं कहूँ कि राइट ऑफ कंज्यूमर है कि नहीं है, तो नहीं है। तो यहाँ पर ये गलत राइट दी गई थी जिसको हमें पहचानना था। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात अगर हम कर लें तो ये कहता है कि शीला जो है एक फ्री आई कैंप में गई, उसने वहाँ पर अपनी आई का ऑपरेशन कराया, कैटरेक्ट कराया उसका, और प्रॉपरली वो सर्जरी नहीं हुई, जिस वजह से उसकी जो आंखों की रोशनी है वो चली गई। तो वो कहाँ कंप्लेंट करे। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन पे कोई आपसे पूछे कि कहाँ कंप्लेंट करे, तो इन सब जगह पर जाने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट है कि एक अमाउंट कितना, उसको लॉस कितना हुआ, हानि कितनी हुई। तो आप देखोगे तो वो तो हमें कहीं मेंशन ही नहीं है। तो इसलिए इन तीनों के लिए अभी मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ कि यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास अभी वैसे भी वो फ्री आई कैंप था, ठीक है। तो कितने का लॉस आपको आपके रोशनी की वजह से गया, अभी यहाँ से आप उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अभी इस स्टेज पर हम बात करें तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस, वो कहीं नहीं जा सकती इसमें से अभी, ठीक है। तो ये था क्योंकि उसने निःशुल्क नेत्र शिविर में पार्टिसिपेट किया था। अब जब पैसा दिया ही नहीं तो कंपनसेशन किस चीज़ का मांग रहे हैं, गलती हो सकती है, ठीक है। पर क्योंकि कोई भी कंपनसेशन का मतलब होता है क्षति की हानि। अब क्षति जब आपने कुछ पे ही नहीं कर रखा तो किस टाइप की आप जो है कंपनसेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये इसका आंसर था। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स में आते हैं, जहां हमें उन वर्ड को अंडरलाइन करना है जो मेरे लिए इसमें इम्पोर्टेंट हैं। अगर मैं उनको प्रॉपरली अंडरलाइन कर पाया और मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो 20 नंबर के क्वेश्चन जो ये 1 मार्कर आते हैं, ये आपके मैक्सिमम 15 मिनट में पूरे हो जाने चाहिए। और 15 मिनट भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको कहीं पर ज़्यादा समय लगेगा।
तो ये टारगेट आप रख कर चलिए कि 15 मिनट में आप जो 20 मार्क्स 1 मार्कर क्वेश्चन आए हैं उनको आपको पूरे करने हैं, सो दैट आप यहाँ से जो समय बचा सकें उसको कहीं और लगा सकें। चलते हैं अब आगे। ये इन सब क्वेश्चंस के आंसर हैं जो मैंने एक जगह लिख रखे हैं, पीछे मैंने रेड लाइन कर रखी थी, यहाँ इन सब के आंसर मैंने एक साथ भी दे दिए हैं। अब हम 3 मार्कर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 3 मार्कर क्वेश्चन को सेक्शन बी कहा गया है। तो देखिए क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे जहाँ से आप इजीली पहचान सकते हैं कि कम से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ज़्यादा वर्ड्स में इसको आंसर नहीं देना, नॉर्मली तो पॉइंट में आंसर होते हैं, आप पॉइंट में आंसर लिखिए और 3 पॉइंट, अगर 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट आपके होने चाहिए। अब यहाँ कहा गया कि वो 3 टास्क बताओ जो आर्मस्ट्रॉन्ग नीड टू डू एज प्रोडक्शन मैनेजर। तो सीधी सी आपसे बात पूछी जा रही है कि इन इस फर्म टू कैरी आउट द प्लान लेड आउट बाय द टॉप मैनेजर। तो एक तो प्रोडक्शन मैनेजर किस लेवल पर काम करता है ये आपको सबसे पहले पहचानना था। तो प्रोडक्शन मैनेजर अभी जो बात हो रही है वो मिडिल लेवल पर बात हो रही है। तो मिडिल लेवल पर वो काम करता है, पहला तो यही काम था मेरा। दूसरा, अब आपको ये कोई भी उसके 3 टास्क लिखने थे, तो मिडिल लेवल के जो भी टास्क आप याद करोगे वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो पहले लेवल पे आइडेंटिफाई कराया जाएगा आपको, उसके बाद आपके उसको टास्क लिखने हैं। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर आर्मस्ट्रॉन्ग काम करते हैं। और उनको कैसे पता चला? क्योंकि टॉप मैनेजर के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, मैनेजर हैं। तो यहाँ से ये 2 हिंट हमें दे रहे थे जो हमें बता रहे थे कि वो मिडिल लेवल पर काम करते हैं। और फिर उसके टास्क हमें लिखने थे। फंक्शन मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो आप लिख सकते हैं, मुझे बस ये समझाना था कि आपको किस तरीके से इसको करना है। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन में था, तो इसमें एक और ऑप्शन भी था, कहा गया था कि आप वो कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। यहाँ आपसे 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो वो है ग्रोथ, सर्वाइवल, सर्वाइवल से शुरू होता है पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ। ये सीक्वेंस है अगर हम सही सीक्वेंस की बात करें तो ये तीनों आपको सिर्फ पॉइंट नहीं लिखने, इनको एक्सप्लेन भी करना है। हाँ, ज़्यादा नहीं करना पर थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो ये क्वेश्चन उससे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आप इसको ज़्यादा कर सकते थे इजीली। अब क्वेश्चन 22 की बात हम करते हैं। तो यहाँ कहा गया कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अनडाउटली एम्पावर एन एम्प्लॉय टू एक्ट फॉर हिज सुपीरियर बट द सुपीरियर वुड स्टिल अकाउंटेबल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को पहचानो जो यहाँ पर है। तो अगर एलिमेंट्स की हम बात करें तो 3 एलिमेंट होते हैं अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात की जाए। पहला होता है अथॉरिटी, दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पर इन तीनों ही एलिमेंट को आपसे पूछा गया था और इन तीनों को ही फिर आपको एक्सप्लेन करना था, इतना ही काम था। तो आपको याद रखना है कि एलिमेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कौन से होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ये भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इसी वजह से ये यहाँ पर भी था और नॉर्मली ये पेपर में भी हमारे आता है। तो ये था हमारा 3 मार्कर जो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब देखिए थोड़ा लंबा, अब लेंथ बढ़ती जा रही है। अब आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है तो आपको ज़्यादा समय यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ क्या था देखिए, एक तो मैंने अंडरलाइन इसलिए हाईलाइट कर दिया क्योंकि आप भी हाईलाइट करेंगे, जो आपको पहली 15 मिनट मिले उसमें आप ये हाईलाइट वाला काम करेंगे क्योंकि इसी से आपका समय फिर बचेगा। हाईलाइट इसलिए कर दिया है क्योंकि आप आसानी से पहचान पाए कि इसमें आगे ऊपर क्या पढ़ना है आपको। हमें वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ढूंढना है जो यहाँ हमसे बोला गया है और उसके बाद कोई 2 रीज़न बताने हैं कि वो एक इंडिस्पेंसिबल फंक्शन क्यों है। अब ये वर्ड अगर मैं देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि कहाँ जा रहा हूँ, पर मैं अभी फिर भी आपके सामने पढ़ूंगा। बनवारी लाल is a cloth merchant in Krolbag. His grandson are requesting him to let them diversify into the business of bridal wear. Banwari Lal has agreed, but on the condition that they will follow the function of management he has always followed, which help an organization in keeping track of the progress of activity and ensure that the activity conform to the standard set in advance so that the ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव। इतनी सारी चीज़ें आपको लिख दी हैं, अगर इतनी सारी चीज़ों में भी आप फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो कंसेप्ट कौन सा है जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है कि वो नियंत्रण करेंगे प्रॉपर वे में। अब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो कोई भी आप अदर भी लिख सकते हो, मैंने 2 लिख रखे हैं, आप कोई और भी दे सकते हैं। ये बस आपको याद रखना है कि आपको इनको फिर एक्सप्लेन भी करना है।
विदाउट एक्सप्लेनेशन काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लो। ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन करो कि वो प्रमोशनल टूल, तो मार्केटिंग में लेके गए हैं, वो मार्केटिंग के हिसाब से देखेंगे। फिर हमें 2 अदर प्रमोशनल टूल भी बताने हैं जो यहाँ है उससे अलावा। तो देखिए यहाँ अगर बात करें तो R&D जो है हेल्थ प्रोडक्शन लिमिटेड, उसने डिसाइड किया है कि वो डाइवर्सिफाई करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेल्थ ड्रिंक टू सीरियल्स मोर मेड फ्रॉम मिलेट्स। तो मिलेट से बने हुए जो है, बाजरा से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो लाएंगे हेल्थ ड्रिंक के रूप में। दे आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द कंपनी विल हैव टू कम्युनिकेट द पीपल द बेनिफिट ऑफ ईटिंग मिलेट। तो बाजरे के क्या गुण हैं वो लोगों तक पहुंचाने थे। फॉर दिस पर्पज दे प्लान टू स्पॉन्सर वेरियस इवेंट लाइक मैराथॉन्स, एनकरेज पीपल टू स्विच टू हेल्थी ईटिंग थ्रू न्यूज़लेटर। तो ये उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी या कहीं प्रमोशनल टूल यूज़ किए हैं। तो आपको पहचानना है कि ये कौन सा है। तो अगर मैं इन सब वर्ड्स को पढूं तो मुझे पता चलता है कि ये क्या है, पब्लिक रिलेशन। वैसे मैं आपको बताऊं तो पब्लिक रिलेशन इस बार कोर्स में नहीं है, तो ये एक मार्केटिंग टूल है जो इस साल हमें छोड़ना था। ठीक है, इसके अलावा जो टूल्स हैं वो हमारे कोर्स में हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गई और पर्सनल सेलिंग हो गई। तो पब्लिक रिलेशन की जगह आपसे क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वो दूसरे प्रमोशनल टूल हो, ये ना हो। प्रमोशन मिक्स में ये नहीं है, बस बाकी ये हमारे कोर्स में हैं। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से मार्केटिंग में लेकर जा रहा था। एक्सप्लेन आपको करना है, ये बात आप जरूर याद रखेंगे जिस भी टाइप का आपका क्वेश्चन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी हमें राइट ऑफ कंज्यूमर की तरफ लेके जाएगा। तो इतने बड़े पैराग्राफ को पढ़कर हमें राइट ऑफ कंज्यूमर को पहचानना है। तो रीता शर्मा हु वर्क एज ए गार्ड इन ए स्कूल परचेज 2 shirts of 460 each for her son. When she went back home, she realized that the shirt was small in size for her son. She decided to ask for return of money or exchange the shirt with appropriate size, but the storekeeper ने रिफ्यूज कर दिया उस चीज को। ठीक है, तो रीता शर्मा बहुत डिसहार्टेंड हुई, मतलब कि उसको बड़ा दुख हुआ और उसको फिर ये एडवाइस मिली कि वो सेवा सदन के पास जा सकती है। एक ऑटोनोमस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यहीं पर आंसर आ चुका है, जो कंज्यूमर के वेलफेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन ने लीगल प्रोसीजर को बताया, उसको कैसे होगा, उसको एजुकेट किया, उसको उसकी कंज्यूमर राइट बताई, जिससे उसको वो रिलीफ मिल पाई। तो बस यही बताना है कि कौन सी राइट थी जिसको रीता शर्मा ने यूज़ किया विद द हेल्प ऑफ सेवा सदन। तो आप देखो तो राइट ऑफ कंज्यूमर क्या थी कि उसको सुना जाए। तो पहली राइट क्या थी उसकी, राइट टू बी हियर्ड। दूसरी है कि उसको निवारण चाहिए था, रीड्रेसल उसका हो। ठीक है, और तीसरा था कि कंज्यूमर को एजुकेट किया जाए, जो किसने किया, सेवा सदन ने। तो ये 3 राइट थी जिनके बारे में सेवा सदन ने उनको बताया और उसके हिसाब से उसने फिर अपना जो रिलीफ था वो लिया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो राइट्स आपको आइडेंटिफाई करनी थी इतने बड़े पैराग्राफ को पढ़कर, जिनको उसने वहाँ पर यूज़ किया इस क्वेश्चन में। तो आप जब ये लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या हुआ। देखिए नीचे एजुकेशन के बारे में बात की गई थी, उससे ऊपर उसको रिड्रेसल जो मिलना था उसके बारे में बात की गई थी। तो आप देखोगे तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ मेरे 3 मार्क्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं इस पेपर के। सेकंड वीडियो के अंदर हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे कि इनको जब हम पेपर में करें तो क्या क्या ध्यान हमें रखना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ें और किस तरीके से अपने टाइम को बचाएं। अभी के लिए इतनी वीडियो, सेकंड वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।